नमस्कार, स्वागत करती हूं आप सभी का एनबी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं अमीशा यादव। वक्त है राष्ट्र धर्म का। राष्ट्र धर्म में बात करेंगे जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर, जहां आज कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने रैली के इस दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा, बीजेपी आरएसएस देश भर में नफरत और हिंसा फैला रही है। वे केवल नफरत फैलाना जानते हैं और उनकी राजनीति नफरत की है। ये हमेशा बांटने का काम करते हैं और यही काम इन्होंने यहां किया। हमारे जो पहाड़ी भाई है और गुज्जर भाई है, उनको आपस में लड़ाने का ये काम करते हैं। आप सभी जानते हैं कि नफरत को नफरत से खत्म नहीं किया जा सकता, बल्कि प्यार से खत्म किया जा सकता है। राहुल गांधी ने कहा कि हमारी पहली मांग है जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल किया जाए। इस काम को करने के लिए हम इन पर और दबाव डालेंगे। अगर ये नहीं करेंगे तो हम करके देंगे। प्रधानमंत्री को घेरते हुए राहुल गांधी ने कहा, मोदी जी ने पूरे देश में बेरोजगारी फैला रखी है। इन्होंने हजारों करोड़ रुपए अपने मित्रों के माफ करवा दिए। जम्मू कश्मीर में राहुल के दावे वादे का जनता पर क्या कुछ असर होगा, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, जिनसे विस्तार से चर्चा करेंगे। मगर उससे पहले देख लेते हैं अब तक क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई है। मेरी आपके लिए फीलिंग्स आप जानते हो, मुझे दोहराने की जरूरत भी नहीं है। जब भी आपको मेरी जरूरत होगी, आपको सिर्फ कहना है, आपको हुक्म करना है और मैं यहां आपके सामने यहां आ जाऊंगा। जो भी आप पार्लियामेंट में मुझसे उठवाना चाहते हो, बुलवाना चाहते हो, आप मुझे ऑर्डर दो, हुक्म दो, मैं आपके लिए करने को तैयार हूं। और आप जानते हो मेरा आपके साथ, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ कैसा रिश्ता है। पुराना रिश्ता है, राजनीतिक रिश्ता नहीं है, दिल का रिश्ता है, खून का रिश्ता है, मोहब्बत का रिश्ता है। सबसे बड़ा मुद्दा आपकी स्टेटहुड का है और हम आपको गारंटी करके कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेटहुड मिलेगा। अगर बीजेपी नहीं देगी तो हम आपको स्टेटहुड आपका देने चाहिए। मन की बात करते हैं मगर काम की बात करना इनको नहीं आता है। काम की बात क्या है? काम की बात है कि बेरोजगारी हटाओ, महंगाई कम करो, युवाओं को विजन दो, जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दो। ये काम की बातें हैं। ये चीजें नरेंद्र मोदी नहीं बोल सकते। भाई और बहनों, ये बांटने का काम भी करते हैं। जहां भी जाते हैं, एक जात को दूसरी जात से, एक धर्म को दूसरे धर्म से, एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश से, एक भाषा को दूसरी भाषा से, ये बांटते हैं और लड़ाने की कोशिश करते हैं। और यही काम इन्होंने यहां किया है। हमारे जो पहाड़ी भाई हैं और गुजर भाई हैं, उनको एक दूसरे से इन्होंने लड़ाने की। नरेंद्र मोदी जी ने बेरोजगारी फैला रखी है। 2-3 अरबपतियों को ये पूरा का पूरा फायदा देते हैं। भाइयों और बहनों, 25 सबसे बड़े अरबपतियों का इन्होंने 16 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ किया है। आप सोचिए, 16 लाख करोड़ रुपए अदानी अंबानी जैसे लोगों का इन्होंने कर्जा माफ किया। नोटबंदी लागू की, गलत जीएसटी लागू किया और जो देश को रोजगार देते थे, जो छोटे बिजनेस वाले थे, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले थे, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री थी, उनको सबको इन्होंने खत्म कर दिया। विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ नफरत फैलाने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ मोहब्बत की दुकान खोलने वाले लोग हैं। कन्याकुमारी से कश्मीर तक हम चले, उसके बाद मणिपुर से महाराष्ट्र चले और एक ही मैसेज था कि नफरत से किसी को फायदा नहीं होता है। नफरत के बाजार में हर स्टेट में हमने मोहब्बत की दुकान खोली। ये लड़ाई नफरत के खिलाफ है। उस नफरत के खिलाफ
उस नफरत के खिलाफ जो बीजेपी और आरएसएस फैला रही है, वो कोशिश कर रही है। पहले ने उनने कोशिश की कि मुसलमान और हिंदू में लड़ाई की जाए, हिंदू और सिख में लड़ाई की जाए, हिंदू और ईसाई में लड़ाई की जाए कि वो कुर्सी पे बैठ सके। उसमें वो फेल हो रहे हैं, गिर रहे हैं। मैं आपसे अपील करता हूं, एक बात मैं आपसे कहूं, कई लोगों ने ये फैलाया है यहाँ पे। पहले तो मैं अकरम साहब से अपील करता हूं कि वो मेहरबानी करके उतर जाएं और इस गठबंधन को कामयाब करें। उनका खड़ा रहना उन ताकतों को मजबूत कर रहा है जो हमें जीना नहीं देने चाहते। मुझे लगता है ये तो आपको उनसे सवाल पूछना चाहिए। जब वो श्रीनगर जाते हैं और उन्होंने बर्फ़ के गोले बना करके अपनी दीदी के साथ खेले, या फिर लाल चौक जाकर के आइसक्रीम खाते हैं, या यकायक उठ जाते हैं शाम को और आहदूज में चले जाते हैं, तो ये क्या तब संभव था जब उनका राज था? केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार, प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार, ये सिक्योरिटी कवच के अंदर छिप करके बैठे रहते थे, साहस नहीं रहता था बाहर जाने का। ये इनकी फैलाई हुई नफरत का नतीजा था कि 30 साल तक जम्मू कश्मीर को आतंक के साये को झेलना पड़ा। हमारी 3 पीढ़ियां और 3 दशक जाया चले गए, और उसका प्रमाण ही ये स्वयं है। आज मोदी जी ने माहौल बदला है, स्थिति सामान्य की है। जहां 2.5 करोड़ पर्यटक आते हैं वहां 60-70% मतदान होता है। इन्होंने वो नफरत फैलाई हुई थी कि पाकिस्तान से हड़ताल की कॉल होती थी, यहाँ शटडाउन होता था, पोल बाइकआउट होता था, पुश दर पुश बहिष्कार चलता था। ये नफरत की आड़ में राजनीति जो करते रहे 30 वर्ष, उससे मुक्ति मोदी जी ने दिलवाई। और अगर ये जो नफरत की बात कर रहे हैं, अगर ऐसा होता तो आज जिस खुली फिजा में आज़ादी के साथ ये घूम रहे हैं श्रीनगर की गलियों में, बाजारों में, वो ना हो। उनके यहाँ के भी बयान सुने होंगे और उन्होंने विदेश के भी बयान सुने होंगे, क्योंकि राहुल गांधी जी हमेशा जिस तरह के बयान देते हैं वो देश को तोड़ने की बात करते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी देश की उन बातों को वो कहते हैं जिनसे गलत असर पड़े, और राहुल गांधी जी को सोचना चाहिए कि इस देश को तोड़ने का काम किसने किया। राहुल गांधी अपने उन पूर्वजों को याद करें जिन्होंने देश को तोड़ने का काम किया। उन्होंने देश के अंदर आपातकाल की स्थिति लाई थी, उन्होंने देश के अंदर भ्रष्टाचार लाए थे, जिन्होंने देश के अंदर घोटाले पर घोटाले किए थे। जरा अपने गिरेबान में झांक करके राहुल गांधी जी देखें। नफरत और नफरत की राजनीति, मोहब्बत की दुकान, ये लफ्ज जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव के प्रचार में बहुत सुनने को मिल रहे हैं। आज राहुल गांधी जब जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के प्रचार प्रसार के लिए पहुंचे तो उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस नफरत फैलाती है। कांग्रेस मोहब्बत की दुकान खोलती है तो बीजेपी नफरत की दुकान खोलती है। इस पर पलटवार भी हुआ। बीजेपी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करने के बाद उस नफरत की राजनीति पर, उस नफरत की दुकान पर ताला लगा दिया। लेकिन राहुल गांधी यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने कहा, आज जब मैं लोकसभा में खड़ा होता हूं और बात करता हूं तो प्रधानमंत्री मोदी का आत्मविश्वास कमजोर नजर आता है। उनका आत्मविश्वास खत्म हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो वाले मोदी नहीं रहे। तो आज उन्हीं सब पर चर्चा करेंगे और खास मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ जुड़ चुका है। तो चलिए तारुफ करवा देती हूं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुनैद रसूल जी जुड़े हुए हैं, मुजम्मिल शाह कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हामिद मलिक एनसी नेता हमारे साथ जुड़े हैं और शेख इकबाल बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले तो आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। शेख जी, सबसे पहले इस डिबेट की शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। आज राहुल गांधी ने न केवल नफरत मोहब्बत के बयान का जिक्र किया जो प्रधानमंत्री गृह मंत्री अमित शाह ने जब वो चुनाव में प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो उस दौरान प्रधानमंत्री ने भी जिक्र किया नफरत मोहब्बत का, आज राहुल गांधी ने भी जिक्र किया। लेकिन राहुल गांधी ने एक बात कही, सर, सरकार आपकी है लेकिन सिस्टम हमारा है। अब विपक्ष जो चाहता है वो सरकार को करना पड़ता है।
जी इकबाल जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं राहुल जी को ये संदेश देना चाहता हूं कि अगर वो मोहब्बत की दुकान यहाँ पर खोलना चाहते थे, यहाँ खोलने आए थे, तो सबसे पहले तो वो सुरनकोट आए और वहां पहाड़ी बरादरी, गुज्जर बरादरी, उनके लिए तो कोई मोहब्बत नहीं दिखी। मैं वो लाइव टेलीकास्ट देख रहा था जब उनको वहां पे बोल रहे थे कि सबसे पहले यहाँ राहुल जी को दस्तारबंदी करेंगे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। जब वो गुज्जर और पहाड़ी बरादरी के उस कस्टम और उस रिवाज को रिजेक्ट कर रहे हैं तो कहां मोहब्बत है? नफरत तो यही से स्टार्ट होती है। अगर उनके दिल में थोड़ी सी मोहब्बत होती तो वो पहले वो दस्तारबंदी को एक्सेप्ट ही कर लेते। और मोहब्बत की दुकान तो आज यहाँ पे चल रही है। आज कई सालों बाद राहुल जी कश्मीर आए, यहाँ पे आइसक्रीम खाई, लाल चौक का दौरा किया, घंटाघर के सामने सेल्फियां उठाई। मोहब्बत की दुकान तो उसको मोहब्बत तो आज कश्मीर के लोगों ने उसको दिखाया। उनकी सरकारों में तो पॉसिबल नहीं था यहाँ आना। अपनी सरकारों में क्यों नहीं आए यहाँ पे मोहब्बत बांटने? मोहब्बत बांटने तो तब आए जब यहाँ पे नरेंद्र भाई मोदी ने एक अमन पसंद माहौल खड़ा किया था। जी मुजम्मिल जी, देखिए आज जो राहुल गांधी ने तमाम बातें कही, उन्होंने जहां कहा कि प्रधानमंत्री पहले वाले, अब नरेंद्र मोदी जो है वो पहले वाले नहीं रहे, और साथ ही कहा कि अब विपक्ष इतना मजबूत हो चुका है कि जो भी मांगे होती है वो मनवा लेता है। कोई भी कानून अगर सरकार लेकर आती है और विपक्ष को उस पर आपत्ति है तो वो कानून वापस सरकार को लेना पड़ता है। सर, ये कांग्रेस का कॉन्फिडेंस है या फिर ओवर कॉन्फिडेंस? ये कॉन्फिडेंस है जो हमारे पास सीटें हैं, जो हमारे पास अपोजिशन है, इंडिया अलायंस है जी, उसका कॉन्फिडेंस है ये। अभी उन्होंने वक्फ बिल पेश की थी और दूसरी बाकी बिल्स भी पेश की थी जिनको उन्होंने स्ट्रेट अवे वहां से निकाल ही दिया वापस, लेकिन वक्फ बिल को उन्होंने पार्लियामेंट्री अफेयर्स के लिए डिस्कशन के लिए उन्होंने भेज दिया। ये पहली बार 10 साल में हुआ है कि कोई बिल पास नहीं हुई है। 10 साल में ये पहली बार हुआ है कि बीजेपी ने कोई बिल नहीं लाई है, ऐसी बिल जिससे कि एनआरसी, सीए और बाकी सब बिल्स जो वो लाते थे, एंटी माइनॉरिटी बिल्स जो लाते थे, वो सभी बिल्स अभी उन्होंने रोक दी। अगर ये लोग, अगर आप देखेंगे इनका जो प्रचार था, अमित शाह जी थे, मोदी जी थे, बाकी बीजेपी लीडर्स थे, उनका पहले था कि हम लोग जब भी 400 पार करेंगे पहले हम एनआरसी लाएंगे और सीए लाएंगे यहाँ पे इंडिया में। तो माइनॉरिटी को वो खत्म करना चाहते थे, माइनॉरिटी को साइडलाइन करना चाहते थे। रही फिर जम्मू एंड कश्मीर की बात, आपने देखा दिल खोल के लोग आ रहे हैं। परसों आपने देखी हमारे पीएम मोदी की रैली थी, लेकिन उसमें सभी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे उनको मजबूरन लाया गया, उधर पे जबरदस्ती उनको लाया गया रैली में, दिखाने के लिए कि वहां पे भीड़ है, लोग उसको आ रहे हैं देखने के लिए। तो डिफरेंस आपको यहीं से पता चल रही है। अभी वो बता रहे हैं कि यहाँ पे शांति है, अमन है, बाकी सब माहौल है, लेकिन वो कभी आए नहीं थे कश्मीर 2019 से पहले। उससे पहले वो कभी आए नहीं थे, उन्होंने देखा नहीं था यहाँ पे। उस टाइम पे भी शांति थी, उस टाइम पे भी यहाँ पे टूरिज्म हो रहा था। टूरिज्म का फ्लो जो वैसे ही का वैसा है, लेकिन खाली नेशनल मीडिया की उस टाइम यहाँ पे नजर नहीं थी, क्योंकि कश्मीर को थोड़ा नजरअंदाज किया जाता था। उस टाइम नेशनल टीवी नजरअंदाज करती थी। और अभी जो है, अभी ज्यादातर जो गोदी मीडिया है वो फोकस कर रही है उसके ऊपर कि वहां पे हमने डेवलपमेंट की। कौन सी डेवलपमेंट, आप एक भी डेवलपमेंट गिनाइए जो इन्होंने यहाँ पे की। कौन सा कॉलेज इन्होंने खोला, कौन सा मेडिकल कॉलेज इन्होंने खोला यहाँ पे, कौन सी सड़कें यहाँ पे बनाई, कौन सी इंडस्ट्री यहाँ पे बनाई। 10 साल से हुकूमत कर रही है बीजेपी यहाँ पे, सीधे यहाँ पे राज चल रहा है। यहाँ पे उन्होंने बादशाह को लाके बिठा के रखा है। जैसे ब्रिटिश रूल में किसी बादशाह को हुकूमत दी जाती थी, राजवाड़ा दिया जाता था या कोई निजाम दिया जाता था, उसको बोला जाता था हुकूमत करो, वैसे ही करके इन्होंने यहाँ के गवर्नर को, लेफ्टिनेंट गवर्नर को लाके रख दिया और उसको बोल दिया यहाँ पे राज करो। मुजम्मिल जी, देखिए ठीक है, आपने सारी बातें कही, लेकिन यहाँ पर बीजेपी कहती है कि क्या राहुल गांधी या प्रियंका गांधी पहले ऐसे जम्मू कश्मीर में जाते थे, ऐसे वहां पर जिस तरीके से वो स्नो से खेल रहे थे ऐसे खेलते थे। और दूसरी चीज, जब भारत जोड़ो यात्रा की बात लगातार कांग्रेस करती है, तो क्या पहले कांग्रेस ये सोच सकती थी कि भारत जोड़ो यात्रा को वो कश्मीर से निकाल सकती है, जम्मू कश्मीर में से निकाल सकती है? आपको मालूम है अभी यहाँ पे 100 फीट पे एक बंकर है।
जो मिलिट्री का बैंकर है 1-1 फीट से 2019 के बाद से वो शुरू हुआ, 2019 से पहले वो नहीं था जी। आप आइए यहाँ पे स्कूल्स उतने नहीं है जितने आपको यहाँ पे मिलिट्री बैंकर्स मिलेंगे, यहाँ पे शॉप्स नहीं है उतने जितने आपको बैंकर्स मिलेंगे, सिक्योरिटी बैंकर्स मिलेंगे। वो क्या है, अगर आप उसको बोल रहे हैं ये शांति है तो वो किस पे है? आप इतना ज्यादा सिक्योरिटी पे खर्च कर रहे हो, आप इतना ज्यादा इस पे बाकी सब उसको आप शांति बोल रहे हो। और रही बात, राहुल जी और प्रियंका जी ने स्नो में खेला, उससे पहले भी वो आए हैं, उससे पहले भी अगर आप देखेंगे लीडर्स आए हुए हैं, हर कोई लीडर आया हुआ है। बस उतना ये है कि हाईलाइट ऐसे करके पहले नहीं होता था। मैं फिर से बता रहा हूं, हाईलाइट कश्मीर का इशू पहले नहीं होता था। अभी नेशनल एजेंडा बना के रख दिया है बीजेपी ने कि मैंने 370 हटा दिया, 370 हटा दिया बीजेपी ने। उसके बाद किया क्या बीजेपी ने? 40,000 लोगों को उन्होंने अभी जेल में रखा है और वो बोल रहे हैं वो स्टोन पेल्टर्स है और टेररिस्ट है। आप बताइए मेरे को, अगर वो सभी 40,000 के 40,000 अगर वो यहाँ पे दुकानदारों को उठाया गया, बाकी सभी को उठाया गया, अगर उसी को आप कहते हैं कि डेवलपमेंट की है, तो मेरे हिसाब से मोदी साहब को फिर विजन बदलना चाहिए कि डेवलपमेंट किसको कहते हैं। जी ठीक है। हामिद जी देखिए, आज फारूक अब्दुल्ला ने एक बयान दिया कि आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद जो बाहरी लोग हैं उनको जम्मू कश्मीर में जमीनें दी जा रही है, उनको जम्मू कश्मीर के अंदर नौकरी दी जा रही है और जम्मू कश्मीर वासियों से वो नौकरी और जमीनें छीनी जा रही है। सिर्फ बाहरी लोग फारूक अब्दुल्ला किनको कह रहे हैं? जो आपने फारूक साहब ने उसका जवाब भी आपको दे दिया। मुझे ये बता दीजिए, ये पहले नौकरियां 1,40,00,000 लोगों के लिए थी, अब ये 1,40,00,000 के लिए खुली रखी है। पहले जमीन 1,40,00,000 के लोगों के लिए थी, अब ये 1,40,00,000 लोगों के लिए खोल दी गई है। आपको खुद पता है यहाँ फॉरेस्ट एरिया 76% है। 24% कश्मीर रीजन जो हार्टिकल्चर एग्रीकल्चर जहां मकान बना सकते हो, जहां बाकी एक्टिविटी कर सकते हो, तो उसको खत्म करने के लिए पॉलिसी है। और आपको खुद सबको पता है कि जैसे इन्होंने माइनॉरिटी को खत्म करने के लिए यहाँ एनआरसी, सीएए, ट्रिपल तलाक, अब जो वक्फ बोर्ड की बिल, तो ये लाना चाहते हैं इसीलिए कि ये हमारे मुसलमान जो है माइनॉरिटी जो पूरे इंडिया में, उनके कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स को खत्म करने के लिए, उनसे वोट का इख्तियार लेने के लिए, उनका फाइनेंस बंद करने के लिए, उनको जॉब अपॉर्चुनिटियां बंद करने के लिए ये किया जा रहा है। ये सबको समझ आ रहा है। और 370 जो मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम स्टेट थी, वहां 370 हटाने का मतलब यही था इनकी पगड़ी उछालो, इनकी इज्जत उछालो, इनको वो मेजॉरिटी से माइनॉरिटी में बदल दो। तो वो सिलसिला चलता आ रहा है। और आपको खुद पता है कि लोगों ने जवाब दिया डेमोक्रेटिकली, आपकी पॉलिसी और आपकी आइडियोलॉजी गलत है मुसलमानों के लिए, खासकर जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। इसीलिए ये बौखलाए हुए हैं, इसीलिए पाकिस्तान को जोड़ना चाहते हैं इस इलेक्शन के साथ। इसीलिए हर जगह जो अमित शाह जी का आना, नरेंद्र मोदी जी का आना, बार बार आना, और राजनाथ जी का बार बार आना, सब मिनिस्टर को जम्मू रीजन में लगा देना, तो ये दिखलाता है इनकी बौखलाहट है कि हम हार रहे हैं, हमारा जनाधार खत्म हो गया। और जम्मू कश्मीर जैसी स्टेट में आकर ये कि हमें कहते हैं कि हमने आपसे 370 हटाया, ये भी कहना चाहिए था कि जॉब अपॉर्चुनिटी आपसे ले ली, लैंड अपॉर्चुनिटी आपसे ले ली, आपका सेक्रेटरी का मुंह हम ही ने बंद करवाया था, आपके टोल प्लाजे भी हम ही ने लगाए थे, आपको ड्रग एडिक्शन में नंबर 1 जो बनाया वो हम ही ने बनाया, आपको अनएम्प्लॉयमेंट में नंबर 1 हमने बना दिया, वो हमारे ही कारण हुआ था। तो ये फेल हो चुके हैं। इनको पता है हमारा जनाधार खत्म हो गया जम्मू कश्मीर में। कश्मीर रीजन में तो इनका वार्ड मेंबर भी नहीं जीत पाएगा। अब जम्मू की तरफ ये मुस्लिम हिंदू करके वो हिंदू भाइयों का वोट इकट्ठा करना चाहते हैं, मगर हिंदू भाई ऑलरेडी इनसे परेशान है। उनको पता है कि इनकी जो नीति है और नीयत है वो सब जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए खराब है। जो इतने वादे किए थे वो खराब खोखले वादे निकले, वो चाइना के माल की तरह वो वादे निकले, जैसे चाइना के माल पर कोई यकीन नहीं करता। इसीलिए इसी तरह मोदी साहब और अमित शाह जी की बातों पर यहाँ लोग यकीन नहीं करते। उनको पता है कि 370 रुपए में हमें सिलेंडर नहीं मिला, उनको पता है कि हमें पेट्रोल 35 रुपए में नहीं मिला, उनको पता है 25 रुपए में डीजल भेजने वाले डीजल 100 रुपए है, उनको पता है कि 15 लाख भी जेब में नहीं आए, उनको पता है कि 2 करोड़ टोकरियां भी हमें नहीं मिली। हमें क्या मिला? हमें मिला ड्रग एडिक्शन में नंबर 1, हमें मिला अनएम्प्लॉयमेंट में नंबर 1, हमें मिला हार्टिकल्चर की बैकबोन तोड़ दी, हमें मिला जम्मू का जो कारोबारी सेक्टर था वो खत्म किया, हमें मिला जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो खत्म कर चुके। तो हमें मिला क्या?
वो सब जानते हैं, इसीलिए इनका यहाँ जनाधार खत्म हो रहा है। हामिद जी, तो फिर क्या एनसीए चाहते हैं कि आर्टिकल 370 को फिर से बहाल करके जो परिस्थितियां पहले थी, जिस तरीके से पत्थरबाजी होती थी, क्या फिर से वही चाहते हैं कि एनसीए फिर से वही सारी चीजें लौटाए? आप क्यों पत्थरबाजी पर ही चले गए? आप सर, पत्थरबाजी एक इशू, बड़ा इशू नहीं है सर आपकी नजरों में? आप ये भी बताइए कि ड्रग एडिक्शन में नंबर 1 हो गए। आप ये भी बता दीजिए अनएम्प्लॉयमेंट में नंबर 1 हुए। वो बातें क्यों नहीं करते? वो बातें तो कीजिए। ये लोगों की रिजेक्शन है, ये इनकी रिजेक्शन नहीं है। लोगों ने रिजेक्ट किया उस आइडियोलॉजी को, पत्थरबाजी को, गन कल्चर को। उन्होंने सोचा कि नहीं, ये ठीक नहीं है, ये मुल्क के खिलाफ जाना ठीक नहीं है। इस मुल्क के साथ एसेशन जब हुआ, भारत आजाद हुआ था, उसके बाद 2 महीने के बाद हमने एसेशन किया। एसेशन इसलिए नहीं किया था कि हमारी पगड़ी उछालेंगे, एसेशन इसलिए नहीं किया था हमारी इज्जत उतारी जाएगी, एसेशन ये नहीं किया था, इसलिए नहीं किया था कि हमें हमारे मिनरल हमसे लिए जाएंगे, एसेशन इसलिए नहीं किया था कि सारे भारत के लोग यहाँ छोटी सी स्टेट में आकर नौकरी करेंगे और यहाँ के लड़के बेरोजगार और बेकार रहेंगे। इसलिए नहीं किया था हमने इसलिए किया था कि बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है। हमने बाई चॉइस इंडिया के साथ गए थे। हमारा चॉइस बनता था उस टाइम, मगर हमारे बुजुर्गों ने, बड़े लोगों ने, शेख साहब ने एसेशन किया, बताया कि इस डेमोक्रेटिक कंट्री के साथ, जवाहरलाल नेहरू के साथ, गांधी जी की आइडियोलॉजी के साथ हम सेफ रहेंगे। मगर इन्होंने तो हमें बर्बाद कर दिया, इन्होंने तो हमें परेशान कर दिया। इन्होंने हमसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो थे हमारे वो ले लिए। इन्होंने हमें 370 ले लिया, जो इसी कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया था। ये कि चाइना और अमेरिका या किसी और जगह से हमें नहीं मिला था। इन्होंने हमें बेइज्जत किया, इन्होंने हमारी तबाही कर दी। इन्होंने हार्टिकल्चर का एप्पल बाहर से मंगवाकर हमारा हार्टिकल्चर का बैकबोन तोड़ दिया। इन्होंने जाफरान बाहर से, ईरान से मंगवाकर यहाँ का जाफरान जो ग्रोवर था उसको खत्म किया। इन्होंने किस चीज पर हमला नहीं किया? इन्होंने हमारे मिनरल्स पर हमला किया। यहाँ लोकल परेशान है, यहाँ सारा कुछ, यहाँ छोटे बैंकों में, ग्रामीण जैसे बैंक में ये बाहर के लोग ला रहे हैं, वहां नौकरी कर रहे हैं, मगर यहाँ के बच्चों को सिर्फ प्यार रख रहे हैं। जम्मू कश्मीर के मिनरल्स को लूट रहे हैं, जम्मू कश्मीर के पावर प्रोजेक्ट को लूट रहे हैं, जम्मू कश्मीर की जो भी चीज है उसको, वो असासे को लूट रहे हैं। तो हम लूटने थोड़ी देंगे। इसीलिए हम डेमोक्रेटिकली इनको बता देंगे, वोट डालकर इनको लखनपुर से बाहर धकेल देंगे, तब हमें सुकून आएगा और फिर अपनी हुकूमत बनेगी। ये कहते हैं कि कौन देगा? हाँ, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देगा। हम लड़ाई लड़ते रहेंगे डेमोक्रेटिकली, सारी चीजें वापस लाएंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स हमारे हैं। ठीक है सर। जुनैद जी, देखिए, आज जिस तरीके से राहुल गांधी ने जब जनसभा को संबोधित किया, तमाम बातें कही, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट थी कि अब विपक्ष इतना पावरफुल हो चुका है कि सरकार से जो चाहेगा वो चीज करा सकता है। इसका मतलब तो सर वो ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब सरकार कमतर है और विपक्ष उससे ऊपर है। Okay, ma'am. First of all, best wishes to all ANB team and all the guests here. Good evening to everyone. जी. Yes, I will come point to point on all the guests. What I listened from the 20 minutes here. जी. First of all, you ma'am told about the abrogation of the Article 370. Then the peace came to the Kashmir. जी. This is a pseudo truth. First of all, I have worked with the New York Times from the past 3 years, and I am just covering the story on this. And every political activity we have been documented in India, in Kashmir, and all over in the world, where we can see that every political activity is happening in the India and the Kashmir. Firstly, Kashmir is Indian occupied and Indian administrated. Firstly, Kamil told about the bunkers. This is right, and we have been documented it. There are bunkers are like the houses, like the concrete jungles are made on the seas. Because if there is a 2-lane road in Kashmir, and you will see one lane is closed for the military, and they have just put the bunkers in the main town. Next one, this Sheikh Iqbal told about this, about the. So I will told him that what BJP done for these minorities? Nothing. They are just giving the promises, but after all, they are just loading the land of the minorities. So BJP is talking about that there is a peace in the country, in this Kashmir, in the valley. But here the people are frustrated. They are not free to talk. Journalists are behind bars. Most of my friends who talk about the truth in Kashmir are behind bars in different states, in different jails, in different states of India. They have never only in the bail. But third thing, one of the guests that from the MC, and he told about that
we will bring the peace there, and people came out for the vote, and this is because of that. But first, this is the old wine, new bottle. Nothing will happen in Kashmir. The fate of Kashmir will not be changed with these elections. Now the Narendra Modi came to Kashmir. Now Mr. Rahul Gandhi came to Kashmir. They are just giving the false hope to the people. Both these elections will do nothing for the people of the Kashmir, for the peace of the Kashmir. If we will talk about this 2018 and 2010 uprising, that time there was in the center, there was the ruling party was the Congress. In 2019 and 2016 uprising, there the ruling party was BJP. So both the parties have done nothing. If we can talk about this USCA, there are lots of scores of the population are in the jail because of the USCA. What's that? Because in the democratic country, if we will told that the world that India is a democratic country, but this is false. I didn't agree about that. Most of the officers, I have a friend who documented the truth from the Srinagar. They have been barred in the jail on the USCA. So there is no freedom of press, no freedom of the feelings, what we can told about, we can write, we can see. People cannot talk freely. Lastly, there was a viral video when there was a parliamentary election. One of the journalists was talking encountering with the pedestrian, and the policeman came to him and stopped the recording. That indicates there is no peace. People are suffocated. People don't have any choice what they will do it. Now all the parties, regional party and the national parties came together to manipulate the people with the different issues like Article 370. Article 370 has nothing to do with the common people. If we can talk in the about the layman or the minorities in the Kashmir, like far-flung areas, Gujar Bakurwals. If we will told them about what is Article 370, they don't know what's that, but they know there was a grazing land that was snatched from them. There was the movement from Jammu to Srinagar on the highway when they were just yearly migration of their cattle. They have been stopped when there is a military convoy. There is no freedom. There is no freedom of expression in the valley. So as a journalist, as my opinions, as I documented from the last 3 months in the valley, I see that the people has been suffocated. People there is. You can told about that. There are so many things to discuss, but nobody wants to came on the camera. Nobody wants to came on the mic to told about there. Now, ठीक है जुनैद जी, आपके पास एक बार फिर से आऊंगी, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की ओर है अग्रसर। स्थानीय उत्पादों को यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो ने दिया है इंटरनेशनल मार्केट। पहले संस्करण में 70,000 से अधिक खरीदारों और 3 लाख से अधिक आगंतुकों से कारोबारियों का बढ़ा है हौसला। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के द्वितीय संस्करण का आयोजन 25 से 29 सितंबर 2024 तक ग्रेटर नोएडा में किया जा रहा है। आइए इस वैश्विक व्यापारिक महाकुंभ का हिस्सा बनकर अपने व्यवसाय को दें नई दिशा। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो, सोर्सिंग का अद्वितीय मंच। नहीं दबेगी कोई आवाज, हटेगे पर्दे, सामने आएगा हर राज। वो सिखाते हैं हकीकत, उनकी सच्चाई सामने लाते हैं हम। इसीलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चर्चा कर रहे हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर जो बयानबाजियां चल रही है, और आज राहुल गांधी ने
जिस तरीके के बयान सामने दिए हैं, जिस तरीके की टिप्पणी की है खासकर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर, जिस तरीके से कहा कि अब सरकार तो बीजेपी की है, सरकार तो एनडीए की है, लेकिन सिस्टम हमारा है, विपक्ष उतना मजबूत है कि जो चाहे वो अब सरकार से करवा सकता है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी का कॉन्फिडेंस अब कांग्रेस पार्टी ने, खासकर विपक्ष ने खत्म कर दिया है। और इस सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। जुनैद जी, देखिए आपने तमाम चीजें की आर्टिकल 370 को लेकर, रीजनल पॉलिटिक्स, जो पॉलिटिकल पार्टीज है, जो कांग्रेस है, बीजेपी है, ठीक है सर, आपसे जानना चाहूंगी, चूंकि आप पत्रकार है, आपने पूरे जम्मू कश्मीर रीजन को कवर किया होगा, अगर मैं जानना चाहूं आर्टिकल 370 जिसका हम इतनी चर्चा सुनते हैं, जहां एक तरफ बीजेपी कहते हैं कि आर्टिकल 370 अब इतिहास हो चुका है, और वही अगर एनसी की बात करें तो उसने तो अपने मैनिफेस्टो में डाल दिया है कि आर्टिकल 370 को फिर से बहाल करेंगे। आफ्टर 370 और बिफोर 370 क्या हालत थी सर? यस, मैं सभी सॉरी कहना चाहता हूँ क्योंकि मैंने भाषा थोड़ा डिफरेंट यूज की थी, तो आई एम लिटिल स्लो इन हिंदी, तो अगर कोई सी भी जगह गलती हो जाए तो प्लीज सॉरी फॉर दैट। हाँ, आपने क्वेश्चन किया कि बिफोर एंड आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ द आर्टिकल 370 जी, अकॉर्डिंग टू मी नथिंग चेंज, कुछ नहीं बदला है कश्मीर में। इफ यू कैन से कि कुछ नहीं बदला है, सेम वही प्रॉब्लम, सेम वही सफोकेशन, सेम वही मीडिया पे पाबंदी लगाई गई है, कुछ नहीं बदला है। मिलिट्री को बढ़ाया गया है, ओपन एयर, जिसको पहले भी मिलिटराइज्ड जोन कहा जाता था, अब भी वही मिलिटराइज्ड जोन है। अभी भी कानवाई पे रुकना पड़ता है, एम्बुलेंस को रुकना पड़ता है, तब भी रुकना पड़ता था, आज भी रुकना पड़ता है। आपने अभी बताई कि वहां पर प्रेस की फ्रीडम नहीं थी, जो कैटल्स थे उनको रुकना पड़ता है जब वहां पर मिलिट्री का कॉन्वॉय चलता है, और लोगों को, खासकर लोगों को सिर्फ अपने डेवलपमेंट से मतलब है। तो मैं डेवलपमेंट के लिहाज से पूछ रही हूँ कि आर्टिकल 370 से पहले अगर डेवलपमेंट की स्थिति देखी जाए क्या थी, अब डेवलपमेंट की स्थिति देखी जाए तो क्या है? आप किससे डेवलपमेंट कहते हो कि रोड्स बने या बिल्डिंग्स बने या बिलबोर्ड्स या लाइट्स लगे स्ट्रीट्स पे, क्या ये डेवलपमेंट है? अगर ये डेवलपमेंट है तो फिर मेरे ख्याल से यहाँ पे सब पढ़े लिखे हैं, इनके लिए एक जोक, मजाक जैसा है। डेवलपमेंट क्या होता है कि फॉर एग्जांपल इस टाइम पे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि लास्ट वीक न्यूयॉर्क, यहाँ पे न्यूयॉर्क में एनवाईपीडी ने एक पैसेंजर को ये गोली से मार दिया गया। किस वजह से? क्योंकि उसने किराया नहीं दिया था। एक तो वो डेवलप्ड कंट्री है, क्या उसको हम कह सकते हैं अब ये हादसा सुन के भी वो डेवलप्ड कंट्री है? नहीं, डेवलप्ड होती है कि लोग किस अंदाज से सरकार को देख रहे हैं जी। क्योंकि कश्मीर के लोग मेरे ख्याल से बीजेपी को तो कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब सिक्योर, क्योंकि आप देख रहे हो कि रैलियां हो रही है, ये ऐसे लोग हैं जो 100 या 200 लोग जो हर पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, वही सेम लोग हैं। कुछ नहीं बदला है, नथिंग चेंजेस के बिफोर या आफ्टर। अब ये एक नरेटिव बन चुका है, एक लोकल पार्टीज के लिए और ये नेशनल पार्टीज के लिए एक नरेटिव बन चुका है कि आर्टिकल 370 पार्लियामेंट्री इलेक्शन से अभी तक की इसके अलावा कुछ सुनने को नहीं मिला है। सोशल मीडिया पे खोलेंगे तो सभी नेता इसी 370 पे बात कर रहे हैं, बाकी किसी पे कोई बात नहीं कर रहा है कि मिलिट्री को यहां से कब निकाला जाएगा, क्योंकि एक मिलिट्री फ्री कश्मीर कब बनेगा। अगर बीजेपी बोल रही है कि नया कश्मीर है, तो नए कश्मीर में इतना फौज क्या कर रहा है जी। तो ये छोटी छोटी चीजें, बाकी आप बताओगे कि रोड्स बने, वो तो एक स्टेट में होने ही पड़े, फिर वो ये इंडिया के साथ रहे या पाकिस्तान के साथ रहे या चाइना के साथ रहे या किसी भी आप कॉन्फ्लिक्टेड जोन में देखोगे, वहां भी रोड्स बनते हैं, वहां भी बिल्डिंग्स होते हैं, वहां भी स्कूल्स कॉलेजेस होते हैं। अगर डेवलपमेंट इन सब चीजों से नहीं देखी जाती है, डेवलपमेंट देखा जाता है, लोग कितने खुश है जी। जुनैद जी, एक और सवाल देखिए, यहाँ पर जो हमारे तमाम नेता बैठे हैं, एनसी के, कांग्रेस के, बीजेपी के, उन्होंने सिर्फ आर्टिकल 370 और जैसा कि आपने कहा कि लोगों को आर्टिकल 370 नहीं, लोगों को अपना डेवलपमेंट चाहिए, विकास चाहिए। मिलिट्री जो इतनी वहां पर डिप्लॉय की गई है उसको कब हटाया जाएगा, ये वहां की जनता चाहती है। वहां की जनता चाहती है हमें नौकरी मिले। तो सर, इन चीजों पर सारी पार्टी अब बात क्यों नहीं करते, चाहे वो नेशनल पार्टी हो या फिर रीजनल पार्टी हो, खासकर रीजनल पार्टी? देखिए, अगर वो ऐसा बात करेंगे तो मेरे ख्याल से शायद लोग उनके साथ नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि वो एक फॉल्स प्रॉमिस देके लोगों को जोड़ना चाहते हैं कि आप लोगों को स्टेटहुड वापस दिया जाएगा। चलो ठीक, मान लिया हमने कि ये स्टेट था, स्टेट जब था तो क्या कौन सी डेवलपमेंट हो गई तब? कौन से फॉर एग्जांपल इंजीनियर कॉलेज यहाँ पे बने, मेडिकल कॉलेजेस बने। पूरे जम्मू कश्मीर में इतनी पॉपुलेशन होने के बावजूद भी अगर हम गिनेंगे तो 5 मेडिकल कॉलेज है। अगर हॉस्पिटल्स की आप बात कर रहे हो कि
आप एक बार ग्राउंड रिपोर्ट कर लेना कि कश्मीर के हॉस्पिटल्स आप चेक कर लेना कि कैसे है। जी। बेसिकली हमारा एक टाउन, छोटा सा टाउन है अनंतनाग, और इसमें एक हॉस्पिटल है कि वो MCH है, मैटरनिटी हॉस्पिटल है। फॉर एग्जांपल अगर एक पत्रकार वहां जाएगा ना, मेरे ख्याल से स्टोरीज एक बोरी भर के लाएगा वो वहां से, लेकिन नहीं हो पा रहा है। अगर नेता उन सब चीजों पे बात करेंगे तो मेरे ख्याल से लोग उनके साथ जुड़ना नहीं चाहेंगे। अब वो इसलिए 370 पे बात कर रहे हैं क्योंकि ये एक नरेटिव बन चुका है। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली का मीडिया हाउस श्रीनगर आता है या कश्मीर आता है, वो एक नरेटिव सेट करके आते हैं कि आर्टिकल 370 पे बात करेंगे, पत्थरबाजी पे बात करेंगे। अब देखिए, आप कह रहे हो कि बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई है तो पत्थरबाजी बंद हो गई है, ठीक है। पहले कांग्रेस की सरकार थी तब पत्थरबाजी हो रही थी, लेकिन तब इतनी कर्व नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल अगर पत्थरबाजी हो रही थी तब ये UAPA नहीं था, तब पैलेट गन्स नहीं थे, तब गोलियां नहीं चल रही थी आम लोगों पे, इनोसेंट्स पे गोलियां नहीं चलती थी तब। तो ये चीजें हैं, जब आप किसी चीज को प्रेशराइज करोगे, किसी चीज को, वो तो बंद होगा ही ना। तो इन सब चीजों को अगर पॉलिटिक्स इन सब चीजों को हटके या रिलीजन को हटके की जाएगी, तब जाके ना पॉलिटिक्स एक डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स बन जाती है। ठीक है जुनैद जी। मुजम्मिल जी, देखिए जैसा कि जुनैद जी ने भी कहा कि आर्टिकल 370 को इतना बड़ा मुद्दा बना दिया है कि जो लोगों के काम की बातें हैं, जो लोग चाहते हैं कि हमारे लिए ये चीजें हो, अब वो बात तो कोई पार्टी नहीं कर रही है, चाहे वो नेशनल पार्टी हो या फिर रीजनल पार्टी हो। देखिए, पहले एक बात मैं आपसे बताता हूं कि जी 370 को हमेशा रिलेटेड किया जाता है 370 के साथ। पहली सबसे बड़ी बात है ये जी। पत्थरबाजी और 370 को रिलेटेड किया जाता है जी। हर किसी जगह पे बीजेपी ने इसको रिलेटेड किया है कि वहां पे पहले पत्थरबाजी होती थी। बाकी अगर आप कश्मीर की हिस्ट्री लेंगे, पिछले 30 सालों की हिस्ट्री अगर लेंगे, 30-40 सालों की हिस्ट्री अगर लेंगे, तो इसमें ये जो शांति हुई है ये बहुत बार इससे पहले भी हुई है। शांति कौन यहाँ पे भंग करता है वो देखने का मसला होता है। गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि हम कैसे लोगों को खुश करें, न कि मीडिया को कैसे हम दिखाए ये नया कश्मीर है, घंटाघर बना दिया हमने श्रीनगर में, उधर पे हमने शो करवा दिया, डांस करवा दिया, लोग आ रहे हैं, नाच रहे हैं, वहां पे वीडियो हमने खींचा। लेकिन आप कैमरा थोड़ा हट के वहां से दिखा दीजिए वहां पे कितनी सिक्योरिटी फोर्सेस लगी हुई। बीजेपी के लीडर्स आते हैं वहां पे खड़े होके तिरंगा लहरा रहे हैं, वो तिरंगा जो लहरा रहे हैं वो आप दिखा रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं दिखा रहे हैं कि उसके आजू बाजू में कितनी आर्मी की गाड़ियां, कितनी मिलिट्री की गाड़ियां, कितनी पुलिस की गाड़ियां होती है। ठीक सर। बात ये है यहाँ पे डेवलपमेंट किस हद तक हुई, बीजेपी ने यहाँ पे क्या किया। मैं आपसे एक बात पहले क्लियर करना चाहता हूँ, यहाँ पे डेवलपमेंट हुई 2019 तक, 19 के बाद डेवलपमेंट कोई भी नहीं हुई। बीजेपी ने यहाँ पे एक बंदे को भी नौकरी नहीं दी, यहाँ पे एक बंदे को भी जॉब पे नहीं लगाया गया। आप अब मेरे को बताइए, कम से कम 1 लाख नौकरियां यहाँ पे खाली है। एक भी डिपार्टमेंट को अगर आप देखेंगे हर महीने या हर साल अगर हम लेंगे, कितने सारे वहां पे रिटायर हो जाते हैं, कितने सारों का फेयरवेल दिया जाता है। वैसे करके हालात है, कितने सारे डेली जो टेम्पररी एम्प्लॉयज है, कितने उनको परमानेंट कितनों को किया जा रहा है। पिछले 40 साल से दे आर वर्किंग एज ए डेली वेजर्स और उनको दिए जा रहा है 500 रुपया पर मंथ। अगर हम मिनिमम वेजेस की भी बात करें वो भी 700 ठीक है, आपकी सारी चीजें मान ली जो आंकड़े आपने दिए, ठीक है सर। लेकिन जुनैद जी ने एक और बात कही, जो स्टेटहुड का दर्जे को लेकर आज जो बयान राहुल गांधी ने दिया कि स्टेटहुड का दर्जा तो हम वापस दिलाकर रहेंगे, अगर एनसी और कांग्रेस गठबंधन की सरकार आती है तो हम तो दिलाएंगे, अगर नहीं भी आती है तो हम इतना दबाव डालेंगे कि जो एनडीए है, जो बीजेपी है, उसको वहां पर लागू जो बहाल करना होगा, स्टेटहुड का दर्जा देना ही होगा। लेकिन जुनैद जी ने कहा जब स्टेट था तब क्या चीजें थी सर? तब क्या चीजें थी मैं आपको बताता हूं। तब फ्रीडम ऑफ स्पीच थी, अभी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। अगर आप बोल पा रही हैं, इससे पहले अगर आप देखती, अभी इन्होंने कर्ब्स हटा दिए हैं थोड़े बहुत क्योंकि इलेक्शन का टाइम है, इनको बैकफायर हो जाएगा मीडिया पर्सन को, बाकी सभी को। उससे पहले किसी भी मीडिया पर्सन को बोला नहीं कोई भी नहीं यहाँ पे बोल नहीं पाता है। जर्नलिस्ट जो भी है वो बोलते नहीं है, वो हकीकत यहाँ पे बयान नहीं करते हैं। अगर आप बयान करना चाहते हैं कभी आइए यहाँ पे, रियलिटी देखिए यहाँ पे है क्या, कैसा है। ऐसा नहीं है कि मतलब हम लोग ऑन टीवी ऑन स्क्रीन खाली जो हम दिखाते हैं वही हम देख रहे हैं,
लेकिन बीजेपी ने कश्मीर को खराब करके रख दिया है, मैं ये कहता हूं आपसे। और एक बात मैं कहना चाहता हूं जी, ये इलेक्शंस ये फोर्स के वजह से कर रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बाइंड किया था 31 सितंबर तक इलेक्शंस करवाने के लिए। अगर ये लोग करवाते नहीं तो वहां पे जवाब क्या देते, इसीलिए इन्होंने यहाँ पे इलेक्शंस करवाए। सुप्रीम कोर्ट है, एक बार जी इसीलिए राहुल जी मुजम्मिल जी एक और चीज, बीजेपी लगातार ये कह रही है कि हमने कहा था पहले परिसीमन, उसके बाद इलेक्शन, उसके बाद स्टेटहुड, 2 चीजें हो चुकी है तो इसके बाद अब स्टेटहुड की बारी है, ये तो बीजेपी खुद कह रही है सर। देखिए पहली बात मैं आपसे कह रहा हूँ, पिछले 5 साल से बीजेपी बोले जा रही है कि स्टेटहुड हम देंगे, थोड़ी सी शांति होगी, स्टेटहुड हम देंगे, थोड़ी सी जब भी शांति होगी। कौन सी शांति, कहाँ की शांति, बीजेपी को ये सब पता नहीं है। और राहुल जी ने जो बात कही है क्या हम उनसे करवाएंगे, स्टेटहुड करवाएंगे तो डेफिनेटली, क्योंकि हमें राइट है, अपना सुप्रीम कोर्ट है वहां पे, वहां उसके थ्रू हम करवाएंगे। अगर ये लोग नहीं करेंगे तो पार्लियामेंट में हम करेंगे। पार्लियामेंट में हमारे इतने नंबर्स है कि हम वहां पे जाके बात कर सकते हैं। हमारे लीडर राहुल जी वहां पे जाके अभी सीना फैला के बात करते हैं। मोदी साहब से जो भी उन्होंने बोला 56 इंच का सीना, 56 इंच का सीना आज वो 5 इंच का बन गया है। ठीक है सर, इकबाल जी बोलिए। देखिए सबसे पहले तो ये स्टेटहुड पे बात कर रहे हैं। स्टेटहुड पे मुझे लगता है बात करना जरूरी नहीं है, क्योंकि बेमतलब की बात है। जब देश के गृह मंत्री ने ऑलरेडी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये कह दिया है कि स्टेटहुड हम रिस्टोर करेंगे, और कुछ दिन पहले यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी उन्होंने खुद स्टेज पे ये कहा कि हम यहाँ पर जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस करेंगे। मुझे लगता है इस पे बातचीत करना बेमतलब है। और सेकंड बात, कांग्रेस देश को ये वाजिया करे कि क्या कांग्रेस 370 को रेस्टोर करना चाहती है, और जिस पार्टी के साथ इनका इलाहिदगी यहाँ पर है, अलायंस है, और वो पाकिस्तान से बातचीत करना चाहते हैं, क्या कांग्रेस का भी यही मैनिफेस्टो है कि वो पाकिस्तान से बातचीत करना चाहते हैं? उस पाकिस्तान के साथ जिन्होंने यहाँ पर आतंकवाद फैलाया है, जिन्होंने हमारे माओं के लगते जिगरों को कब्रिस्तान पे पहुंचाया है, जिन्होंने यहाँ के यूथ को पेन के बजाय गन थमाया है, क्या उस पाकिस्तान से ये बात करना चाहते हैं और उस पाकिस्तान से बात करने का मैनिफेस्टो रखते हैं? दूसरी बात, हमारे एनसी के जो प्रवक्ता भाई बोल रहे थे कि अभी यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हुई, उनको मैं बताना चाहूंगा कि पिछले 5 सालों से आप देख लीजिए यहाँ पर 2 एम्स बने। वो एक गरीब शख्स ही जानता है, जब कोई ऐसी टेरिशरी हॉस्पिटल की जो कोई बीमारी होती थी जिसको टेरिशरी हॉस्पिटल की तरफ रुख करना पड़ता था तो उनको दिल्ली जाना पड़ता था या किसी और सिटी में रुख करना पड़ता था। तो आज हमारे पास अपना एम्स बन रहा है, हमारे हर जिले में मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं। इकबाल जी एक सवाल, आपने हामिद जी के जो सवाल पूछे उन्होंने ठीक है वो एनसी का पक्ष रख रहे हैं और आपने उनकी बात का जो है जवाब दिया, लेकिन जुनैद जी वो तो एक आम नागरिक जम्मू कश्मीर का होने के नाते बोला ना कि मैं अनंतनाग का हूं, अनंतनाग में आके देखे आप क्या हालात है। आप एक स्टोरी कवर करने आएंगे आपको ढेर सारी स्टोरीज वहां पर मिल जाएंगी, और जो एम्स का आप जिक्र कर रहे हैं उन्होंने अनंतनाग में बता दिया अस्पताल के क्या हालात है। सर अपने भाई ने 2 सवाल पूछे। एक तो इन्होंने कहा कि यहाँ पर कॉन्वॉय को जब कॉन्वॉय होती है तो लोगों को रोका जाता है। वो हालात भी उन पार्टियों ने यहाँ पे स्टार्ट किया ना, जो एनसी और पीडीपी या कांग्रेस यहाँ पर पाकिस्तान के साथ बातचीत करना चाहते हैं और उन्हीं पाकिस्तान का सपोर्ट लेकर बैक लेकर यहाँ पर आतंकवाद फैलाया आज तक। और 2019 के बाद आप देख लीजिए किसी की डेथ हुई है क्या? इनकी सरकार में 2010 में उनके उमर अब्दुल्ला साहब जब चीफ मिनिस्टर थे तो यहाँ पर 150 लोगों की हत्या होगी, 150 हमारे जो युवा थे उनकी मौत होगी। हमने अपने आंखों के सामने लोगों को मरते हुए देखा है, हमने अपने आंखों के सामने यहाँ पर पैलेट चलते हुए देखा है। पैलेट किसने लाया? एनसी ने लाया, कांग्रेस ने लाया। और जो गन कल्चर किसने स्टार्ट किया? इन्होंने किया। यहाँ पर जमाती इस्लामिया एक जो पार्टी बनी थी उसका अगर मैं जिक्र करूं तो इनको अगर याद होगा 1987 जो रिगिंग इन्होंने की थी उसी का तो खामियाजा जो जमात जो पार्टी बनी थी वही मोहम्मद यूसुफ सईद सलाउद्दीन बना था। उसको किसने बनाया? उसको तो कांग्रेस ने और एनसी ने ही बनाया ना। यहाँ पर जो भी हालात खराब किए उसके जिम्मेदार नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ही है। ठीक है इकबाल जी, आपने जो सवाल पूछे इनका जवाब हामिद जी से ले लेते हो। हामिद जी। हाँ मैम पूछिए।
जी हमें जिन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में जो भी हालात थे वो एनसी और कांग्रेस की देन है। मैंने पहले ही इसको जवाब दे दिया, अब दोबारा जवाब देने की जरूरत नहीं। मैंने इसको बोल दिया पहले कि कांधार ले जाने वाले टेररिस्टों को छोड़ के आने वाले कौन थे। मैंने इसको बता दिया कि पठानकोट में ऐसे वालों को लाने वाले कौन थे। मैंने इसको बता दिया कि बिना इनविटेशन के बिरयानी खाने वाले कौन थे। हमने तो हर वक्त पाकिस्तान से बात करने को कहा, क्योंकि एक पड़ोसी है जो वाजपेयी जी ने भी समझा था कि पड़ोसी को नहीं बदला जा सकता, उससे बात करनी पड़ेगी। क्योंकि आपने 6 महीनों में देख लिया कितने जवान हमारे शहीद हो गए। क्या उनकी माओं की याद इनको नहीं आती? तो कोई स्टेक होल्डर नहीं है, हम तो हिंदुस्तानी है, हम हिंदुस्तान से बात करेंगे, हम यहाँ के युवाओं से बात करेंगे। प्लीज बीच में इंटरप्ट मत कीजिए सर। जी हामिद जी बोलिए। तो उनके परिवार की याद इनको नहीं आती। ये तो पुलवामा जो अटैक हुआ उसके बारे में भी बात नहीं कर पाते, उसकी इंक्वायरी नहीं कर पाते। तो ये मत बताएं हमें देशभक्ति क्या होती है। हमें पता है ये वही ले जाना चाहते, सिर्फ पाकिस्तान पर आज बात करना चाहते, मुस्लिम हिंदू पर बात करना चाहते, क्योंकि इनको पता है कि इसके बगैर हमारी सियासत चलेगी नहीं। जो ये करते आए हुए 10 साल से, इनको बोलिए 10 साल में आपकी हुकूमत थी, 10 साल आप ही सारा कुछ चला रहे थे। आप तो डायरेक्टली चला रहे थे। आप जमात इस्लामी की बात करते हो या और किसी तंजीम की बात करते हो, आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? आप तो कार्रवाई कर सकते थे। फौज आपके पास, पुलिस आपके पास, क्या बदला आप लोगों ने? यहाँ तो टेररिज्म अब हुआ है। हमने मैनिफेस्टो में ये बात की है, जो अभी एक पत्रकार ने उठाई, कि जो रोका जाता है बानाल से श्रीनगर तक, तो उसको ईज आउट करने की कोशिश करेंगे। ये तो कहते हैं कि जो टेररिस्ट के रिश्तेदार थे, दूर के रिश्तेदार भी हो, उनको भी पासपोर्ट मत दे दो, उनको तो वेरिफिकेशन नहीं होती। तो उनके लिए हमने ईज करने के लिए वो भी कहा है अपने मैनिफेस्टो में। इन्होंने 1 लाख पोस्ट बिल्कुल बंद रखी है, इसलिए कि जम्मू कश्मीर के लोगों को वो नौकरी न मिले। तो ये चाहते कि हमारी हुकूमत बने, हम सारा बाहर वालों को दे दें, क्योंकि मोदी जी ने ये कहा कि 50,000 नौकरियां देंगे, मगर ये नहीं कहा वो जम्मू कश्मीर के लोगों को दे देंगे। ये तो कहना था ना उसको उसने समझ लिया है। इनको पता है कि हमें वो 50,000 1 लाख नौकरी जम्मू कश्मीर के लोगों को नहीं देनी है, वो बाहर के लोगों को देनी है, ताकि यहाँ की मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम उसको माइनॉरिटी बना ले। इसको समझ नहीं आ रही है, अभी इनकी पॉलिसी समझ नहीं आ रही है। ये बोल रहे हैं स्टेटहुड है, स्टेटहुड हमारा मैनिफेस्टो में है, वो बड़ी बात है। स्टेटहुड लेकर रहेंगे, 370 भी लेकर रहेंगे, 35A भी लेकर रहेंगे, वो चाहे 10 साल लगे, 15 साल लगे, क्योंकि ये हमारी इज्जत और विकार की लड़ाई है। ये तो हम छोड़ेंगे नहीं। जो आपने मंसूबे बनाए थे पिछले 70 साल से कश्मीर के खिलाफ, वो तो आपने 10 सालों में कर दिया। अब हमें करने की जरूरत है डेमोक्रेटिकली आपको वोट देकर जवाब देंगे। पहले तो दिया है लोगों, जम्मू कश्मीर के लोगों ने आपकी पॉलिसीज के खिलाफ। हमें पता है हमें क्या करना है, आगे जाकर पता है 5 साल बोट आप रहेंगे, क्योंकि बीजेपी की सरकार आगे है। मगर हम लड़ेंगे इनके साथ, इनकी आइडियोलॉजी के खिलाफ लड़ेंगे, जो इनकी मुस्लिम कुछ पॉलिसी है, जो ये मुस्लिम और माइनॉरिटी को तंग करना चाहती है पूरे देश में, चाहे वो सिख हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे ठीक है हामिद जी। जुनैद जी देखिए, जुनैद जी, जब आज राहुल गांधी ने जो भी आज प्रचार प्रसार में कहा, जब उसको डिकोड करते हैं, इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब जो भी बयान दिए उनको डिकोड करते हैं, उनके भाषण को डिकोड करते हैं, गृह मंत्री के भाषण को डिकोड करते हैं। सर, आर्टिकल 370 को हमेशा हकों जो हुक्म है उससे जोड़कर देखा जाता है कि ये मान सम्मान है, हमारा स्वाभिमान है, इसलिए एनसी कहती है कि हम उसको बहाल करेंगे। बीजेपी इतिहास बताती है। आरक्षण का मुद्दा हमने उसमें देखा, नफरत मोहब्बत की चीजें उसमें देखी, इसके अलावा स्टेटहुड की बात देखी। जब ये सारी चीजें जनता के बीच में बोली जाती है और जिस डेवलपमेंट की आप बात कर रहे हैं, जब ये सारी चीजें जनता के बीच में हिट करती है और जब वो वोट देने जाएंगे, तो आपने जो चीजें बताई कहीं वो पीछे नहीं छूट जाएंगी, और जो तमाम जो राजनेता जो बयानबाजी करते हैं वो उनके दिमाग में सबसे पहले आएंगी। आप ऐतिहासिक की बात मत कीजिए, यही बात हमारे सरदार भाई के साथ। प्लीज सर, जुनैद जी भी हैं, उनसे पूछा है। जी जुनैद जी। यस मैम, पहले ही एमसी एंड कांग्रेस का ब्लॉक जो है, ये दे आर जस्ट टॉकिंग अबाउट आर्टिकल 370 की आइडेंटिटी है कश्मीरी की। आप आइडेंटिटी पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हो? जी, फॉर एग्जाम्पल, अगर इन्होंने मैनिफेस्टो बनाया है, आप मुझे एक बात बताइए, 1991 में कुनून पोशपुरा का रेप एंड मर्डर केस हुआ था, मास रेप हुआ था, मिलिट्री ने किया था, जबकि ह्यूमन राइट्स ने उस पर बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशंस भी की है, फाइल्स तैयार की है, लेकिन अभी तक उनको जस्टिस नहीं मिला। दैट टाइम सरकार गवर्नमेंट थी कांग्रेस की, नहीं हो पाया। फॉर एग्जांपल 2011-2012 में आसिफा नीलोफर केस हुआ शोपियान में, रेप एंड मर्डर केस, द मिलिट्री, उस पर कोई सुनवाई, जस्टिस नहीं मिला उनको।
छोड़ दीजिए इन बातों को। यहाँ पे एक भाई है शेख इकबाल साहब बोल रहे थे कि एम्स, अगर ये फॉर एग्जांपल दिल्ली एम्स गए हैं कि एक बार जब वहां पेशेंट जाता है तो उसको कम से कम 2 महीने तक का वेट करना पड़ता है, तब जाके अपॉइंटमेंट मिलता है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, अगर आप गए होंगे वहां। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि अगर यहाँ बात हो रही है भाजपा को, भाजपा क्यों हमेशा पाकिस्तान को बीच में लाती है? भाजपा के पास 2 ही चीजें, या पाकिस्तान या रिलीजन। या रिलीजन पॉलिटिक्स करेंगे या आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करेंगे, या तो रेस पॉलिटिक्स करेंगे कि पाकिस्तान ने वो किया और हम ये करेंगे, पाकिस्तान के साथ हम वो करेंगे। आप बात कीजिए ना ग्राउंड की कि बीजेपी ने क्या किया है, ग्राउंड में उन्होंने क्या किया है। मैं यहाँ पे सहमत हूं मुजम्मिल साहब की बात से कि उन्होंने कहा कि अगर तिरंगा लहराया जा रहा है लाल चौक में, वो किसके अंडर लहराया जा रहा है? मिलिट्री। क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि ये मोस्ट मिलिटराइज्ड जोन, अगर आप गूगल करेंगे कि वहां पे इन्होंने क्यों नहीं करके दिखाया आपने? तब भी तो आर्मी थी यहाँ पे, तभी तो फौज को लगा कर ये तिरंगा लहरा सकते थे। जुनैद जी अपनी बात को कंप्लीट कर ले, जुनैद जी बात को कंप्लीट कर ले सर इकबाल जी, फिर आपसे लूंगी आपका जवाब। हाँ, तीसरी बात यहाँ पे और एक गेस्ट है जिन्होंने एक्सेशन बोला था, वो शायद एनसी के हैं, उन्होंने एक्सेशन बोला था कि शेख अब्दुल्ला साहब ने किस चीज के लिए एक्सेशन किया था। अगर हम 90s की बात करेंगे कि तब हालत क्या थी, तो क्या वो एक्सेशन उसके लिए था? जहां पे आप एक बुक आई है कश्मीर विडोज एंड नर्चर, वो राव फरमान अली एक लोकल ऑथर है, उन्होंने लिखी है। उन्होंने जो डेटा लिखा है ना उसमें कि कितने विडोज हुए हैं, कितने बच्चे अनाथ हो गए हैं, उनका कौन सोच रहा है? वो किसी ने इसमें जो किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं बता, उस पर कोई बात ही नहीं की है। बस ये जो बात कर रहे हैं कि आइडेंटिटी 370, चलो छोड़, मान लिया आइडेंटिटी है। एक मैंने पहले भी बताया कि एक आम इंसान को उसकी आइडेंटिटी से 370 से आप रिलेट कैसे कर पाओगे, और पत्थरबाजी और 370 को आप रिलेट कैसे कराओगे? और पत्थरबाजी जो है वो एक वो उसको हम पॉलिटिक्स के साथ नहीं जोड़ेंगे। मे बी सम मिसक्रिएंट्स, कुछ भी होता है। लास्टली मैं फिर से एक एग्जांपल दे रहा हूं कि जैसे कि वर्ल्ड में ये फलस्तीन और इसराइल के बीच में जो वार है उस पर प्रोटेस्ट्स हुए, वर्ल्ड वाइड प्रोटेस्ट्स हुए, तो उसको हम नहीं जोड़ेंगे। फॉर एग्जांपल न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में, हार्वर्ड में, ऑक्सफोर्ड में हुआ, उसको हम थोड़ी जोड़ेंगे पॉलिटिक्स के साथ जो अमेरिका में चल रही है। दैट इज समथिंग डिफरेंट। और जो आइडियोलॉजीज की हम बात कर रहे हैं, बोथ द पार्टीज एंड ये नेशनल को ये कांग्रेस एंड बीजेपी, जो उनकी आइडियोलॉजीज है वो उन पे बात नहीं करते हैं। क्योंकि अगर हम इंडिया की बात करेंगे कि बहुत जगहों पे रिसेंट वायलेशन हो गई है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, माइनॉरिटीज को टारगेट किया जा रहा है। एंड फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे कि कोलकाता रेप केस की डॉक्टर की वहां का कांग्रेस की सरकार है, तो क्या किया उन्होंने? नथिंग। ये लोगों को मैनिपुलेट करने का एक तरीका है जो ये पॉलिटिक्स चला रहे बोथ कांग्रेस एंड भाजपा इन द इंडिया। अगर वो इंडिया को डेवलपमेंट की ओर लेना चाहते हैं, मेरे ख्याल से आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, रिलीजन पॉलिटिक्स, विक्टिम कार्ड, कास्ट स्वास्ट ये सब छोड़ के तब जाके देश बनता है। जी ठीक है जुनैद जी, इकबाल जी अब बोलिए। सबसे पहले तो आपका मेन मुद्दा मकसद था कि जो राहुल गांधी यहाँ पर मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं। जी जनाब, मोहब्बत आप तभी करेंगे, मोहब्बत की दुकान आप तभी यहाँ पर खोलेंगे जब यहाँ पर दुकान बनी हुई हो अमन की। जब वायलेंस हो तब आप प्यार की या मोहब्बत की दुकान नहीं खोल सकते। और वो प्यार, मोहब्बत, अमन की दुकान उनको नरेंद्र भाई मोदी ने यहाँ पर खोल के दी, तब जाके वो यहाँ आके मोहब्बत की बात करते हैं। सेकंड, दूसरी बात जी, इन्होंने अभी तक ये देश को क्लियर नहीं किया क्या कांग्रेस का स्टैंड 370 को रेस्टोर करने के लिए क्या है जी। और जिस पार्टी के साथ इनका अलायंस है, उन्होंने एक तो पाकिस्तान से बात करने का मैनिफेस्टो रखा है, दूसरा उन्होंने आर्टिकल 370 को यहां पर रेस्टोर करने का मैनिफेस्टो रखा है, और उसी पार्टी के साथ आज ये यहां पर अपना स्टेज शेयर कर रहे हैं। ठीक। और मुझे तो ये कहना जरूरी मैं समझता हूं
कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को पहले अपनी हिस्ट्री समझ लेनी चाहिए, उनको वो दौर भी याद करना चाहिए जब उनके दौर इख्तिदार, जब कांग्रेस के दौर इख्तिदार में यहाँ के प्राइम मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर बनाया गया था। एक बात जी, वो इन्हीं का दौर था। टाइम थोड़ा कम है, प्लीज सर, क्योंकि टाइम थोड़ा कम है। मेरे को मुजम्मिल जी से और हामिद जी दोनों से आपने जो सवाल पूछे जवाब लेना है। पहले हामिद जी आप। मुझे जो ये भाजपा के स्पोक्स पर्सन से इनसे क्वेश्चन करना था, ये सिर्फ कांग्रेस के पीछे क्यों लगे हैं? ये क्यों नहीं बताते कि जिस नीतीश कुमार के साथ आप हुकूमत में हो, जो पार्ट है आपका, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, वो तो 370 के बारे में कह रहा था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन गलत है। लोगों से पूछने के बगैर आप नहीं हटा सकते। आप क्या कह सकते हो? जिस माइनॉरिटी के खिलाफ आप बोल रहे हो, तो आपका एक और साथी जो इंपॉर्टेंट पार्ट आपके साथ है, वो तो कह रहा है कि हम मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे। आप आज यहाँ कश्मीर में आपके अमित शाह जी ने कहा कि जब ईद आएगी एक सिलेंडर फ्री देंगे, जब मुहर्रम आएगा एक सिलेंडर फ्री देंगे। क्या एक एमपी नहीं बना सकते थे आप मुसलमान? ठीक है हामिद जी, टाइम थोड़ा कम है, प्लीज सर, टाइम थोड़ा कम है। मुजम्मिल जी आप अपनी बात रखिए। 370-35 हामिद जी प्लीज सर, प्लीज, क्योंकि सर टाइम थोड़ा कम है, प्लीज मुजम्मिल जी को भी अपनी बात रखनी है। जी देखिए, सबसे बड़ी बात है इनकी जो पॉलिटिक्स है, हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स है बीजेपी की। अभी वो यहाँ पे बैटल ग्राउंड चला रहे हैं कश्मीर में, और उसका रिजल्ट देखना चाहते हैं जम्मू में। लेकिन कश्मीर से तो उनको एक भी सीट मिलने वाली नहीं है। जम्मू से जो कोई भी उनको सीट मिलेगी मेरे हिसाब से रिगिंग के बाद ही मिलेगी, उसके बगैर नहीं मिलेगी, क्योंकि जम्मू वाले भी इस वक्त बीजेपी के खिलाफ ही वोट डालेंगे, उनके हक में वोट नहीं डालेंगे। और रही बात, फिर इन्होंने बात कही कि हम लोग मतलब कांग्रेस के ऊपर इल्जाम लगाए कि कांग्रेस ने ये सभी किया है। उससे पहले कितना कांग्रेस ने डेवलपमेंट यहाँ पे की, कांग्रेस ने किस एंगल से की, वो आप देख सकते हैं ऑन ग्राउंड। वो अभी भी बिल्डिंगें बनी हुई है, अभी भी वैसे ही है। अभी भी अगर मेडिकल कॉलेजेस जितने भी कश्मीर में दिए हुए हैं, कांग्रेस की देन है। और किसी की बीजेपी नहीं आया कि उसने वहां से पैराशूट में लाके हम। सबसे बड़ी बात है अनएम्प्लॉयमेंट का इशू, जो बीजेपी ने यहाँ पे उठाया है मुद्दा। यहाँ पे हर कोई पढ़ा लिखा बंदा है यहाँ पे। कोई मेरे हिसाब से आजकल अगर रेशो निकाला जाएगा, हम लोग केरला के साथ compete कर सकते हैं। ठीक है मुजम्मिल जी, माफ कीजिएगा, समय थोड़ा कम है इसलिए आपको बीच में रोक रही है। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। तो आज जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से राहुल गांधी ने हुंकार भरी और जो तमाम भाषण आज उन्होंने दिए, उस पर बीजेपी का पलटवार भी देखने को मिला। 25 सितंबर को सेकेंड फेज की वोटिंग होगी और उससे पहले भी तमाम दिग्गज नेताओं के प्रचार प्रसार होने वाले हैं। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहे एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।